अब देखिए, क्योंकि संघात्मकता के अंदर हम लोग इन पहलुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इतना तो तय है कि लिखित संविधान का भी संबंध किससे होगा? शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में डिसेंट्रलाइजेशन को लाने के उद्देश्य से लिखित संविधान की वकालत की गई होगी इसमें, है ना। अब देखिए, आप सब पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो जितनी जरूरत इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है उतना तो मैं यहां सिखा ही दूंगा। वैसे उससे ज़्यादा आप पढ़े होंगे जीएस के अंदर भी। संविधानों को हम लोग बेसिकली दो अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत करते हैं। एक उनके डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे, और दूसरा उनके तहत छुपी हुई फिलॉसफी के आधार पे, है ना। तो थोड़ा सा बेसिक बातें आपको बताता हूं, उसके बाद में लिखित संविधान पे आऊंगा। विश्व में पाए जाने वाले जो भी संविधान हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इन्हें दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। ये दो आधार कौन कौन से हैं? एक तो इनके डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर, डॉक्यूमेंटेशन समझ रहे हैं, इनके दस्तावेजी स्वरूप के आधार पे, है ना, कैसा दस्तावेज है। एनीवे, दूसरा इनहेरेंट फिलॉसफी के आधार पर। मीन्स संविधान के अंदर जो अंतर्निहित दर्शन है उस दर्शन के आधार पर, इनहेरेंट फिलॉसफी के आधार पर, अंतर्निहित दर्शन के आधार पर। डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशंस दो तरह के होते हैं। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान, और दूसरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी अलिखित संविधान। ओके। और इनहेरेंट फिलॉसफी के आधार पर, अंतर्निहित दर्शन के आधार पे, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी लोकतांत्रिक संविधान, और दूसरा अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी अलोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक संविधान। ठीक है। अब लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक संविधान का दस्तावेजी स्वरूप, लिखित अलिखित कुछ भी हो सकता है, तो हमें इस क्लासिफिकेशन पे नहीं जाना है। अभी जो हमारी कंसर्न है, क्योंकि हम लोग संघात्मक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें इन्हीं के बारे में बात करनी है। देखिए, चाहे संविधान लिखित हो या अलिखित हो, होगा लिखा हुआ ही। यानी मूल रूप से दस्तावेजी स्वरूप यह कहता है कि संविधान एक दस्तावेज होता है। क्लियर है। अब उस दस्तावेज को हम लोग लिखित संविधान और अलिखित संविधान दो रूपों में बांटते हैं। तो यहां लिखित और अलिखित का निर्धारण करने के पीछे जो वजह है वो अलग है। इसके मूल में एक बात बिल्कुल आपको तय कर लेना चाहिए कि चूंकि ये दस्तावेज है तो इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ लिखा जरूर होगा, क्योंकि खाली पन्नों का संग्रह कभी दस्तावेज नहीं कहला सकता है, डॉक्यूमेंट नहीं कहला सकता है। ऐसा नहीं है कि 50-60 पन्ने को एक साथ, A4 साइज वाइट शीट को एक साथ आपने कंपाइल कर दिया और बोल दिया कि देखो ये दस्तावेज है। नहीं, वो दस्तावेज नहीं हो सकता। क्लियर है। दस्तावेज का मतलब कि उसके अंदर लिखा होगा।
तो डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन हमेशा क्या होता है बताइए, वर्बल होता है, वर्बल, यू नो वर्बल, वर्बल इज डिफरेंट टू ओरल, है ना। तो वर्बल को कभी ओरल मत समझिएगा, ओरल मतलब होता है मुंह जुबानी, वर्बल मतलब लिखा हुआ, लिखा हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा हमेशा एक डॉक्यूमेंट होता है, और डॉक्यूमेंट का मतलब ही है कि लिखा हुआ। अब चाहे लिखित संविधान हो या अलिखित संविधान हो, ये दोनों ही चूंकि दस्तावेज है, लिहाजा ये दोनों लिखे होते हैं, इनके अंदर बातें लिखी गई होती है। तो जब बातें लिखी गई होती है तो भी इन्हें लिखित या अलिखित कहने का क्या मतलब, सीधी सी बात है। तो इन्हें लिखित या अलिखित कहने के पीछे, यानी इनके बीच जो विभेद होता है, इस विभेद के पीछे कुछ मूल वजह है। मूल वजह यह है कि इन दोनों दस्तावेजों में जो लिखित संविधान रूपी दस्तावेज है, ये अत्यधिक कंक्रीट होता है। कंक्रीट, कंक्रीट बोले तो एक तरह से कह सकते हैं ये अधिक फॉर्मल होता है, औपचारिक दस्तावेज होता है, औपचारिक। अब मान लीजिए सपोज तमाम लिखी हुई चीजें आपने एक जगह कंपाइल करके रखा है, और हूबहू उसी टाइप की लिखी हुई चीजें आपने 20-25 छोटे छोटे दस्तावेजों में कंपाइल करके अलग अलग रखा है। अब जरा सोचिए, किसी समय आपको जरूरत पड़ी कि हमें उस समग्र दस्तावेज को ढूंढना चाहिए, उसको रेफर करना है, तो बताइए किसे रेफर करना आपके लिए आसान होगा? जो सिंगल डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट में हो या सिंगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो, वो आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा, या जो बिखरा हुआ अलग अलग दस्तावेजों के रूप में हो, वो आपके लिए उपयुक्त होगा? तो सीधी सी बात है, जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा, एकल दस्तावेजी स्वरूप में होगा, उस पर आप कन्वीनियंट फील करेंगे। तो सामान्य रूप में भाई संविधान के अंदर क्या होता है, देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले बिंदुओं का समायोजन होता है। यानी हर वो बातें उल्लेखित होती हैं जिनके आधार पे मूल रूप से देश के शासन प्रशासन को चलाना होता है, देश की राज व्यवस्था का संचालन किया जाना होता है। क्लियर है ये बात? अब देश की राज व्यवस्था को संचालित करने के लिए संभव है विधायी पहलुओं को जानने की जरूरत पड़े, प्रशासनिक बिंदुओं को रेफर करने की जरूरत पड़े, न्यायिक बिंदुओं को, न्यायिक पक्षों को रेफर करने की आवश्यकता पड़े, वित्तीय संदर्भों को रेफर करने की आवश्यकता पड़े, और ये सारे संदर्भ अगर एक ही दस्तावेज में मिल जाएं तो आपके लिए आसानी होगी। और पता चला कि ये सारे संदर्भ लिखे हुए तो हैं, लेकिन पता चला कि देश के अंदर सेंटर और स्टेट के जो आप कह लीजिए वित्तीय संबंध है, तो वित्तीय मामलों पर एक अलग छोटा सा दस्तावेज है, कानूनी मामलों पर अलग दस्तावेज है, न्यायिक मामलों से संबंधित अलग दस्तावेज है। तो थोड़ा सा यहां बिखराव है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये सिंगल यूनिफाइड डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं होता है ना, जबकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल यूनिफाइड डॉक्यूमेंट के रूप में होता है। सॉरी, सिंगल यूनिफाइड डॉक्यूमेंट के रूप में होता है, एकल समेकित या एकल एकीकृत दस्तावेज के रूप में होता है। अब चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर सेंटर और स्टेट्स के बीच डिवीजन ऑफ पावर की संकल्पना मूल संकल्पना होती है, इसी डिवीजन ऑफ पावर के आधार पे सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप रेखांकित होता है, और इसी के आधार पे देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर विकेंद्रीकरण को ऑब्जर्व करने का प्रयास किया जाता है। क्लियर है ये बात? अब वे सारे पॉइंट्स जिनके आधार पे सेंटर और स्टेट्स के बीच शक्तियों का विभाजन हो रहा है ना, विभाजन का आधार क्या है, सेंटर को कितनी शक्तियां संवैधानिक योजना के तहत प्रदत्त है या प्रदान की गई है, राज्यों को क्या कुछ शक्तियां दी गई है, अगर इन सब का मूल्यांकन करना हो तो बताइए उसके लिए लिखित संविधान अधिक कारगर होगा या अलिखित संविधान? मतलब एक सुनियोजित संवैधानिक दस्तावेज अत्यधिक कारगर होगा कि एक तरह से बिखरा हुआ संवैधानिक दस्तावेज? किसको चुनेंगे आप? सुनियोजित संवैधानिक दस्तावेज, क्योंकि बिखरे हुए संवैधानिक दस्तावेज से हो सकता है थोड़ी हौच पौच क्रिएट हो जाए, और उस हौच पौच की वजह से डिवीजन ऑफ पावर का एक तरह से
जो भी आधार होगा, अगर उन आधारों पे आपसे कोई गलती हो गई तो सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप डाइल्यूट होगा, रिलेशनशिप में समस्याएं आएंगी। जब रिलेशनशिप में समस्याएं आएंगी तो देश की राज व्यवस्था के संचालन में कई तरह की विसंगतियां उत्पन्न हो सकती है। तो फेडरलिज्म के अंदर इन चीजों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। इसीलिए फेडरलिज्म के लिए लिखित संविधान को रिकमेंड किया जाता है, यानी एक ऐसा दस्तावेज जो कॉन्क्रीट हो, जो औपचारिक हो, जो एकल एकीकृत स्वरूप में हो। क्लियर है? तो मूल बात यही है, ताकि डिवीजन ऑफ पावर्स के जो नॉर्म्स हैं उनको लेकर कहीं से भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, दिस इज द रीजन वाई अ फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम यूजुअली रिक्वायर्स रिटन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? यहां हमें लिखित अलिखित संविधान का विभेद नहीं देखना है। हाँ, लिखित संविधान के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें जरूर जानना है। अब चूंकि लिखित संविधान में साफ साफ बता दिया जाएगा कि सेंटर के पास ये शक्तियां हैं, राज्यों के पास ये शक्तियां हैं। लिखित संविधान की एक और खूबी होती है, लिखित संविधान हमेशा हमेशा सरकार के जो तीनों अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों के सापेक्ष न्यायपालिका को अत्यधिक स्वायत्तता प्रदान करता है। न्यायपालिका को अत्यधिक स्वायत्तता प्रदान करने के पीछे मुख्य वजह होती है संविधान की सर्वोच्चता को जाहिर करना। क्योंकि मैंने बताया था इसके पहले कि अमूमन संविधान की सर्वोच्चता न्यायपालिका की गतिविधियों से ही परिलक्षित होती है ना। न्यायपालिका ही यह निर्धारित करती है कि विधायिका या कार्यपालिका संविधान सम्मत तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं कि नहीं। सामान्य भाषा में उसे न्यायिक समीक्षा के रूप में आप ले सकते हैं। भाई, न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के तहत ही तो विधायिका व कार्यपालिका की शक्तियों पर विजिलेंस रखती हैं, निगाहें रखती है, और उन निगाहों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विधायिका के द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य संविधान के दायरे में है कि नहीं, कार्यपालिका के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय संविधान के दायरे में है या नहीं। अगर वो संविधान के दायरे को ब्रीच कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उस कार्य को असंवैधानिक या गैर संवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया जाता है। निरस्त कर दिया गया, इसका मतलब कि अगर आपने संविधान का पालन नहीं किया तो उसे हम क्या मानेंगे? नाजायज मानेंगे। अगर आपने संविधान का पालन किया देन वो जायज है। तो इस तरीके से हम यह साबित करने का प्रयास करते हैं कि संविधान बाध्यकारी है। संविधान की सर्वोच्चता में यही हमने पढ़ा है। ठीक है, तो लिखित संविधान के अंदर न्यायपालिका के पास सरकार के अन्य अंगों की तुलना में, विधायिका व कार्यपालिका की तुलना में अधिक शक्तियां होती है। अलिखित संविधान में ऐसा नहीं होता। अलिखित संविधान में विधायिका के पास न्यायपालिका से अधिक शक्तियां होती है। तो फिर इस व्यवस्था का फेडरलिज्म से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। यही कारण है कि हम संघात्मक राज व्यवस्था के अंदर अलिखित संविधान के साथ नहीं जा सकते। किसके साथ जा सकते हैं? लिखित संविधान के साथ। तो संघात्मकता के अंदर लिखित संविधान को क्यों स्वीकारोक्ति दी गई है, इसके पीछे दो मूल वजह है। पहली वजह, लिखित संविधान चूंकि एक ठोस दस्तावेज होता है, एक कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट होता है, सिंगल यूनिफाइड डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का सुस्पष्ट रेखांकन मुमकिन है। इससे संघात्मक प्रणाली के अंदर दुविधा उत्पन्न नहीं होती। एक बात यह हो गई। दूसरी बात, लिखित संविधान हमेशा हमेशा सरकार के जो तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका, इन तीनों में न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्वीकारोक्ति देता है, और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के माध्यम से ही संविधान की सर्वोच्चता को मेंटेन रखा जाता है, बहाल रखा जाता है। और संघात्मकता में संविधान की सर्वोच्चता एक तरह से उसका अपरिहार्य गुण है, इनडिस्पेंसेबल क्वालिटी है। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। क्लियर है ये बात? नाउ टेक डाउन प्लीज। तीसरा, लिखित संविधान। संघात्मक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणालियों के अंदर लिखित संविधान को अपनाया जाता है संघात्मक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणालियों के अंदर
संघात्मक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणालियों के अंदर लिखित संविधान को अपनाया जाता है। इसके पीछे दो प्रमुख कारक हैं। पहला चूंकि लिखित संविधान एकल एकीकृत दस्तावेज के रूप में होता है, जहां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य सुस्पष्ट रूप से शक्तियों के विभाजन को रेखांकित किया जा सकता है। साथ ही साथ लिखित संविधान के तहत सरकार के तीनों अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के सापेक्ष न्यायपालिका को विधायिका व कार्यपालिका की तुलना में अत्यधिक स्वायत्तता दी गई होती है, अत्यधिक स्वायत्तता या अत्यधिक शक्तियां दी गई होती है, जिसके माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता प्रकट किया जाता है। फुल स्टॉप। सेपरेट सेंटेंस में लिखेंगे, चूंकि अलिखित संविधान संघ तथा इकाइयों के मध्य शक्तियों के विभाजन को लेकर अस्पष्टता प्रकट कर सकता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत विधायिका की सर्वोच्चता को स्वीकारा गया है। न्यायपालिका विधायिका की तुलना में कमजोर स्थिति में होती है, जिसकी वजह से संविधान की सर्वोच्चता दर्शा पाना या दर्शाया जाना संभव नहीं हो सकता। फुल स्टॉप। सुस्पष्ट शक्ति विभाजन तथा संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक शासन प्रणाली की नींव होती है।
संघात्मक शासन प्रणाली की नींव होती है। अतः अतः यहां अलिखित संविधान के स्थान पर लिखित संविधान का चयन किया जाता है। अतः यहां अलिखित संविधान के स्थान पर लिखित संविधान का चयन किया जाता है। क्लियर है? देखिए, हम लोगों ने संघात्मकता की जो 5 आवश्यक शर्तें हैं उनमें से 3 शर्तों के बारे में पढ़ लिया। शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और लिखित संविधान। अब हम बात करने वाले हैं रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की कठोरता। तो संक्षेप में हम लोग समझेंगे कि संविधान की कठोरता का क्या अभिप्राय है और फिर संविधान की कठोरता संघात्मकता के अंदर क्यों जरूरी होती है ना? संघात्मकता के अंदर संविधान की कठोरता क्यों चाहिए होती है? ठीक है। क्लास के बाद आप लोग बताएंगे कि बोर्ड की जो ये बैकग्राउंड है इस पे जो भी मैं लिख रहा हूँ क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से स्टूडियो रीलोकेट की जा रही थी, है ना। पहले मैंने इसे डेवलप कराया था मुखर्जी नगर के अंदर, मैंने बताया था किसी क्लास में, आपको याद होगा कि 2 लोग मिल के वहाँ किए थे। फिर बाद में मैंने डिसाइड किया कि थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से बड़ा हौच पौच हो जा रहा था। अब जैसे मान लीजिए 6-7 घंटे का मैंने स्लॉट रखा था अपना, 6-7 घंटे का, दूसरे उस कोचिंग वाले का स्लॉट था। तो कई दफ़ा पता चला कि राजेंद्र नगर से क्लास लेकर मुखर्जी नगर आ रहा हूँ। किसान आंदोलनों के चक्कर में इधर ट्रैफिक वगैरह की भी बड़ी समस्या हो रखी थी, तो क्लासेस बार बार डिस्टर्ब हो रही थी। पिछले हफ्ते आप देखे होंगे 7-8-10 दिन से आपका कोई लेक्चर नहीं जा पाया है। तो कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी यहाँ पर, तो उस वजह से नहीं जा पा रहा था कि मैं तो दिल्ली में ही हूँ। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब इसे अपने घर पे ही शिफ्ट करता हूँ। तो फिर नए स्तर से पूरा न्यू स्टूडियो सेटअप मुझे डेवलप करना पड़ा, है ना। मुखर्जी नगर में भी है वो स्टूडियो, 50% मेरी ही है। ये 100% मेरी वाली है जहाँ से अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ सेटअप कर लेने से एक फ़ायदा है कि आवश्यकता पड़ी तो रात के 12 बजे भी रिकॉर्डिंग हो सकती है, 1-2 बजे भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अपनी कन्वेनियंस के आधार पे। कमर्शियल सेटअप में थोड़ी सी लिमिटेशंस होती है, अब रात के 12-1 बजे जाकर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते वहाँ, है ना। तो घर पे होने के ये तो फायदे हैं कि एडवांस में लेक्चर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ अपने कंडीशन पे, अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। हाँ, थोड़ी डिमेरिट भी है, जिस डिमेरिट को ध्यान में रखते हुए मैं घर से बाहर स्टूडियो की व्यवस्था किया था, क्योंकि वर्क प्लेस और लिविंग प्लेस में अंतर होना चाहिए। खैर उस अंतर को मेंटेन नहीं रख पाए, खैर कोई बात नहीं। हमारी अंतिम जो मोटिव है वो फुलफिल होनी चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि 15-16 फरवरी से
आपका मैं 2 सेशन करूंगा और संभवतः दोनों सेशन लाइव सेशन करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइव सेशन में हम अधिक डिसिप्लिन हो सकते हैं। आप लोग तो डिसिप्लिन हैं ऐसा मैं मान के चलता हूं, मैं ही डिसिप्लिन नहीं हूं। हाँ, आंसर राइटिंग को लेकर हमने एक एसोसिएट फैकल्टी अरेंज किया है जो आपके उत्तर की जांच करेंगे और बिल्कुल रियल टाइम पे, राइट टाइम पे आपको करेक्शन करके आंसर प्रोवाइड करा देंगे। आ, आपका जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, मैं ज्ञानी को बोल दिया हूँ, उनका एक संदेश जो दूसरे वाले सर हैं जिनका मूल काम यही है कि आप जितने आंसर लिखें वो उसका परीक्षण करें, जो भी फीडबैक है वो फीडबैक के साथ आपको उसे वापस करें, और चैप्टर दर चैप्टर वो क्वेश्चन का शीट भी आपको फ्रेम करके देंगे कि आपको इन इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। ज़रूरत पड़ी तो उसका मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराएंगे, बट ये 15 फरवरी के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि 15 फरवरी के बाद थोड़ा मैं भी काफ़ी मुस्तैदी से इसको लूँगा, और सेकंड पेपर अभी चल रहा है और साथ में मैं फर्स्ट पेपर भी स्टार्ट कर दूँगा, है ना, जिसमें थ्योरीज थिंकर्स वगैरह काफ़ी हैं। तो थोड़ा सा आपका वहाँ वर्कलोड बढ़ेगा, बट कोई बात नहीं, अपनी सहूलियत के अनुसार आप उसे देखते रहेंगे। आ, इस दौरान तो इतना हेक्टिक हो रखा है, जब आपकी 5-6 क्लासेस होती है वो भी एक जगह पे नहीं होती, तो ये डिस्टरबेंस होती रहती है। बट ठीक है, उपलब्ध अव्यवस्थाओं में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि खुद को अधिक से अधिक व्यवस्थित रख पाएं। और अभी मैं अगले 2 दिन में मेरी कोशिश होगी कि कम से कम आपके 7-8 दिन का लेक्चर एडवांस में मैं रिकॉर्ड कर दूं, है ना। आप आंसर राइटिंग साथ साथ करते चलेंगे। आपका नोट्स भी तैयार हो रहा है, संभव है आपको पीडीएफ फॉर्म में चैप्टर दर चैप्टर अब नोट्स भी मिलने लगे, क्योंकि दिल्ली में स्टे करने का ये फ़ायदा हुआ कि इन सारी चीज़ों को मैं चाक चौबंद कर दिया, मतलब एक तरह से मैनेजमेंट के स्तर पे, प्रबंधन के स्तर पे, जहाँ से आपको कंटेंट मिल सकता है, आंसर राइटिंग। हाँ, चलो, अगर मान लीजिए सपोज ऐप पे लाइव का अगर ऑप्शन नहीं आया, बात देखता हूँ एप्लीकेशन पे लाइव क्लास जा सकती है कि नहीं। मैं ये सोच रहा था कि जब भी मैं दिल्ली में रहूँ तब आपकी क्लासेस लाइव चले, और दिल्ली से जब बाहर रहूँ तब आपको रिकॉर्डेड दिया जाए। आपके लिए आवश्यक नहीं है कि आप लाइव अटेंड करें, वो मैं बेसिकली अपने लिए कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप लाइव आ जाते हैं तो फिर उससे अच्छा कुछ नहीं होता, फिर बड़ी नेचुरल सेटअप में पढ़ाई हो सकती है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ बातें भी हो सकती है ना। पिछले 2 महीने से हम सब एक दूसरे का आमने सामने नहीं आ पाए हैं, तो कुछ प्लान करता हूँ इसी कंटेक्स्ट में। हो सकता है लाइव क्लास आपकी जूम पे करा दूँ। 15 फरवरी इसलिए कह रहा हूँ कि 4 से लेकर 14 फरवरी तक मेरी क्लास है KSG भोपाल में, तो तब तक तो जैसे चल रहा है रिकॉर्डेड ही चलेगा। हाँ, बट कोशिश ये होगी कि इस दौरान कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, चाहे छोटे छोटे लेक्चर ही जाएं, कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है तो थोड़ा आप भी कम बेआबरू हो पाते हैं। और फिर कहूँगा, परेशान कहीं से भी नहीं होना है, सिलेबस हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि जनरल स्टडीज़ में आपने जो भी पढ़ा है ना, लगभग लगभग आपके पूरे पोल साइंस ऑप्शनल के सिलेबस का 60% सिलेबस आपका जाना पहचाना सिलेबस है। और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ संघात्मक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली, जिसमें डिवीज़न ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, ऐसा थोड़ी है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, बस इसे हम लोग एक डायरेक्शन दे रहे हैं, है ना।
चलिए, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम मैनेज करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, बट अजीब सा संजोग बनते जा रहा है। अब एक इंस्टीट्यूट है जहां मैं क्लास लेता हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वहां मैंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफिकल पोर्शन है वो मैं करा दूंगा, जो इजी वाला पोर्शन है वो किसी और फैकल्टी से आप करवा लो। कोचिंग वाले ने कहा कि सर आप ही बता दो किससे करवा लें। तो वहाँ एक टीचर हैं वो जो गवर्नेंस पढ़ाते हैं, उनका भी नाम नहीं बताऊंगा। उन्हें बड़ा शौक भी था कि हम पॉलिटी पढ़ाएं, तो मैं कहा कि ऐसा करो, पार्ट 5 ऑनवर्ड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है वो ले लो, वो थोड़ा आसान होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वगैरह ये सब। अब उन्होंने पढ़ा दिया, बेचारे पूरे लगभग 50-60 घंटे की रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन क्लास ही। अब लास्ट में हुआ क्या कि वही ढाक के 3 पात, स्टूडेंट्स बवाल काट दिए। अब नतीजा ये हुआ कि अब झेलो उस पूरे सिलेबस को। कोचिंग वाला परेशान कि सर आप ही के कहने पर हमने इनको बोल दिया कि हाँ आप शेष पोर्शन करा लीजिए, सर का थोड़ा सा वर्कलोड आसान हो जाएगा। अब वर्कलोड का वो और भारी पड़ गया। अब वो पढ़ाया हुआ पोर्शन भी मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। तो इस चक्कर में इधर आपके TWA के IR का लेक्चर 1 तारीख से जाना है। अब वहाँ 2-2 घंटे का लेक्चर जा रहा है। अब मेरी कोशिश होगी कि वो 1-1 घंटे का जाए। और चूंकि जब आउट स्टेशन आप जाते हैं तो वहाँ तो संभव नहीं है, कहाँ कहाँ स्टूडियो लेकर जाएंगे। ऑफलाइन क्लासेस सब खुलने लगी है। मैं भोपाल में बेसिकली ऑफलाइन क्लास लेने जा रहा हूँ। और जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ ऑफलाइन क्लासेस में भी नंबर ऑफ बैचेज होते हैं, बहुत सारे बैच होते हैं। अब 7-8 घंटे की क्लास ऑफलाइन में रहेगी। इसके अलावा प्लस पे मेरी क्लास चलती है, आप लोगों को मालूम ही होगा, अन अकेडमी प्लस पे। तो उसकी तो टाइमिंग मैं अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग रख लेता हूँ। कभी रात में 9 से 11 रख लिया, कभी 9:30 से 11:30, कभी कभी 10 से 12 भी पढ़ाता हूँ। और चूंकि वो लैपटॉप पे ही पढ़ाना होता है, अदने से छोटे से फ़ोटो के साथ, और मोबाइल के नेटवर्क पे भी वो चल जाता है, बड़ा चूंकि एडवांस एप्लीकेशन है, तो वो हो जाता है। कहीं भी रहते हैं 2 घंटे बैठ गए, पढ़ा डाले। इनफैक्ट वहाँ भी पोल साइंस ऑप्शनल ही चल रहा है मेरा। फर्स्ट पेपर चल रहा है वहाँ, आप लोगों के बैच में सेकंड पेपर चल रहा है। हालांकि 6 महीना लगेगा सिलेबस पूरा होने में, 6 महीने लगता है अमूमन। अपना हम लोग ये 5 महीने में कर लेंगे, 4-5 महीने में, क्योंकि 2-2 सेशन कर लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। और TWA का और इकरा का जैसे निपट गया तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। जून जुलाई तक कोई टेंशन नहीं रहेगा, फिर फ्री होके अधिक समय देकर पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं बहुत परेशान नहीं हूँ। आपकी परेशानी की वजह से मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूँ। आप लोग बहुत सोच लेते हैं कि पता नहीं कैसे पूरा होगा, ये क्या होगा। 100% पूरा होगा, अच्छे से पूरा होगा। ऐसा है क्या कि एक बार सुनने के बाद आपको लगता है कि दोबारा इसे पढ़ने की ज़रूरत है? सेकेंड पेपर का जो टफ मोस्ट पोर्सन था वो आपको मैं पढ़ा दिया हूँ। तुलनात्मक राजनीति में ही कन्फ्यूजन होता है, तमाम तरह के फ्लो चार्ट वगैरह वगैरह आपने देखा होगा। आगे बहुत आसान पोर्सन आ जाएगा। अभी 4-5 क्लास के बाद, 4-5 क्लास या 10 क्लास के बाद आप कह लीजिए, आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप की थ्योरीज वगैरह में आ जाएंगे। वो बड़ी आसान है। और उसकी थ्योरी के साथ जब फर्स्ट पेपर की थिंकर्स और थ्योरीज जब पढ़ाऊंगा तो दोनों मैच करेगा वहाँ। तो मुश्किल नहीं है। मुझे सिलेबस दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहली बार आमना सामना हो रहा है सिलेबस से। तो आप चिंतित नहीं होंगे कहीं से भी। कुछ लोग का ये मानना है कि आगे
लंबी लंबी क्लासेस लेंगे, कैसे हो पाएगा? हो जाएगा। 2 घंटे सुबह पढ़ेंगे, 2 घंटे शाम पढ़ेंगे, 4 घंटे पढ़ा जा सकता है। जब मैं रोज 12 घंटे पढ़ा सकता हूं तो आप 4 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकते? और भी ये 12 घंटे की क्लासेस अलग अलग जगहों पे। और चूंकि चारों ओर यहाँ दिल्ली में ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही थी, तो अब घर पे स्टूडियो होने से ये भी फायदा है कि यहीं से मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर लेता हूँ। कोचिंग वाले एनी डेस्क पे आके अपना यूआरएल शेयर करके ओके कर देते हैं, सर आप लाइव हैं, शुरू हो जाइए। मैं शुरू हो जाता हूँ। तो कल से ही बेसिकली इसका उद्घाटन हुआ है, घर वाली स्टूडियो का। कल से मतलब 30 जनवरी से, आज 31 है। देखिए, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कठोरता, ये कहाँ पाई जाती है? उन देशों के संविधानों में संविधान की कठोरता की जरूरत होती है जिन देशों का संविधान अपनी संवैधानिक योजना के तहत संघात्मक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली की व्यवस्था करती है। संविधान की कठोरता। देखिए, संविधान की कठोरता का तात्पर्य या संविधान की कठोरता का जो संबंध है, यह संविधान के प्रावधानों से है। संविधान के प्रावधानों से। जहां तक संविधान के प्रावधानों का संबंध है, ये 3 तरह के होते हैं। 3 क्या, मूलतः 2 तरह के होते हैं। तीसरा इनका मिला जुला स्वरूप होता है। एक नम्य प्रावधान, इसको हम लोग सुनम्य प्रावधान भी बोलते हैं। नम्य प्रावधान, नम्य प्रावधान बोले तो फ्लेक्सिबल प्रोविजंस, फ्लेक्सिबल प्रोविजंस। दूसरा होता है अनम्य प्रावधान, अनम्य प्रावधान। इसी को हम लोग कठोर भी बोलते हैं, अनम्य या कठोर प्रावधान, यानी रिजिड प्रोविजंस। और जिस कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों तरह के प्रावधान मिले जुले रूप में होते हैं, तो उसी को कहते हैं फ्लेक्सिबल प्लस रिजिड। जैसे भारतीय संविधान के बारे में आप लोग पढ़ते हैं कि दोनों तरह के प्रोविजंस होते हैं। यहां एक बात ध्यान रखेंगे कि संविधान के नम्य प्रावधानों का मतलब हुआ कि वे सारे प्रावधान जो बेहद आसानी से संशोधित हो सके, जिनमें बदलाव लाया जा सके, चेंजेस लाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ अनम्य प्रावधान वे प्रावधान होते हैं जिन्हें आसानी से संशोधित न किया जा सके, या सामान्य रूप से ये कह लीजिए कि वे प्रावधान
जिनकी संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है। और संशोधन की प्रक्रिया के अंदर जटिलता का आभास इस बात से किया जा सकता है कि संबंधित प्रावधान को संशोधित करने में सेंटर या स्टेट में से किसी की मनमानी नहीं चलेगी, दोनों के साझे प्रयासों के आधार पर उन्हें संशोधित किया जाएगा। समझ रहे हैं? अब जरा सोचिए, संविधान का वह प्रोविजन जो सेंटर और स्टेट के बीच डिवीजन ऑफ पावर से संबंधित है, शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। अब शक्तियों का विभाजन दो इकाइयों में हो रहा है, एक संघ में और एक उसकी यूनिट्स में, मतलब दो अलग अलग निकायों के बीच हो रहा है, फेडरेशन यानी फेडरल बॉडी और उसकी पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स के बीच। तो जब दोनों के मध्य विभाजन हो रहा है तो वह प्रावधान जो दोनों के विभाजन से संबंधित है, उस प्रावधान के अंदर अगर कोई बदलाव लाया जाएगा तो किसी एक की कैसे चलेगी? दोनों की चलनी चाहिए। तो जब दोनों की इच्छा अनुसार उसमें संशोधन होगा तो आपको नहीं लगता कि संशोधन की प्रक्रिया गाहे बेगाहे जटिल हो जाएगी? संशोधन हो सकता है। संविधान के का कोई प्रावधान अगर कठोर है तो इसका मतलब यह कतई नहीं कि वो असंशोधनीय है, नहीं, वो संशोधनीय होगा, उसमें बदलाव हो सकता है, बस बदलाव करने की जो प्रक्रिया होगी वो जटिल होगी। और जटिलता किस रूप में दिखती है? आमतौर पे संघ तथा उसकी इकाइयां दोनों की साजिश सहमति के रूप में। अब जरूरी नहीं है ना कि यकाएक दोनों में साजिश सहमति बन ही जाए। जब संघ और उसकी इकाइयों के बीच साजिश सहमति नहीं बनेगी संविधान के किसी खास प्रावधान को संशोधित करने को लेकर, खास करके उस प्रावधान को जिसका संबंध शक्ति विभाजन से है, तो आप कह सकते हैं कि उस प्रावधान की संशोधनीयता जटिल है। अतः वह प्रावधान क्या होगा? कठोर प्रावधान होगा, अनम्य प्रावधान होगा। तो संघात्मक व्यवस्था में चूंकि शक्तियों के विभाजन की संकल्पना की वजह से क्या होता है, संविधान में या संवैधानिक प्रावधानों में थोड़ी जटिलता देखने को मिलती है, ये जरूरी होता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि अनम्य प्रावधान या रिजिड प्रोविजन का क्या मतलब है। अब यहां पर एक दूसरी बात समझनी है कि संविधान की कठोरता का मतलब यह कतई नहीं है कि संविधान के सभी प्रावधान कठोर हों। अगर एक दो प्रोविजन भी कठोर है तो संघात्मकता के लिए वो पर्याप्त है, मतलब कठोरता का अंश होना चाहिए। कैसे हम लोगों ने शक्तियों के विभाजन के दरमियान अलग अलग स्तरों पे मौजूद सरकारों के सापेक्ष पढ़ते हुए ये कहा था कि सरकारें आपस में स्वायत्त संबंध साझा करें, ऐसा होना चाहिए, या सरकारें आपस में कोऑर्डिनेटिंग एंटिटीज के रूप में हों, स्वतंत्र संबंध साझा करें। तो यहाँ स्वतंत्र संबंध का मतलब ये कतई नहीं कि 100% इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप, नहीं, 1% लेवल पर भी अगर दोनों इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप साझा कर रहे हैं तो हम बोल देंगे कि ये काफी है। यानी कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि कठोरता का मतलब समस्त संविधान ही कठोर हो, संविधान के सभी प्रावधान ही कठोर हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? तो अगेन आपको नहीं लगता कि संविधान की जो कठोरता है इसका संबंध डायरेक्टली किससे है? डिवीजन ऑफ पावर से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के वे प्रोविजंस जो डिवीजन ऑफ पावर से जुड़े होंगे हर हाल में संविधान की कठोरता को परिलक्षित करेंगे, संविधान की अनम्यता को जाहिर करेंगे, व्यक्त करेंगे। हाँ, और संविधान की कठोरता या संविधान की अंदर डिवीजन ऑफ पावर क्यों आवश्यक है? विकेंद्रीकरण को ऑब्जर्व करने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन को ऑब्जर्व करने के लिए। और आपको मालूम है डिसेंट्रलाइजेशन ही फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम की मुख्य पहचान है, फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो टेक डाउन प्लीज, व्हाई रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड इन अ फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। टेक डाउन। संविधान की कठोरता।
संविधान की कठोरता का संबंध, संविधान की कठोरता का संबंध इसके प्रावधानों से है। संविधान की कठोरता के तहत यह आवश्यक नहीं कि संविधान के समस्त प्रावधान कठोर हों। अगर कुछ एक प्रावधान भी कठोर हों तो भी वे संघात्मकता के लिए उपयुक्त होंगे। तो भी वे संघात्मकता के लिए उपयुक्त होंगे। तो भी वे संघात्मकता के लिए उपयुक्त होंगे। संविधान के कठोर प्रावधानों का मतलब यह भी नहीं कि उनमें संशोधन या बदलाव नहीं हो सकता। संविधान के कठोर प्रावधानों का मतलब यह भी नहीं कि उनमें बदलाव ना हो सके। बदलाव या संशोधन हो सकता है, बस संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है। बदलाव या संशोधन हो सकता है, बस संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है। बस संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है। अमूमन वे सारे संवैधानिक प्रावधान जिनका संबंध संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य जिनका संबंध संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों के विभाजन से है, जिनका संबंध संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों के विभाजन से है, उनमें संशोधन संघ और उसकी इकाइयां दोनों ही की साझी सहमति से होते हैं। संघ तथा उसकी इकाइयां दोनों ही की साझी सहमति से होते हैं। अतः संशोधन की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से जटिल हो जाती है। जिसकी वजह से उन्हें संविधान के कठोर प्रावधान का दर्जा दिया जाता है।
संविधान के कठोर प्रावधान का दर्जा दिया जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने संघात्मकता के लिए जो 5 कंपोनेंट्स हैं उनमें से 4 कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया। डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बचा लास्ट अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स यानी न्यायालयी प्राधिकारिता। न्यायालयी प्राधिकारिता। देखिए, संघात्मक शासनिक प्रणालियों में न्यायालयी प्राधिकारिता की आवश्यकता क्यों होती है? 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए, हालांकि दोनों का संबंध अगेन वही है कि शक्ति विभाजन में कोई समस्या पैदा ना हो, शक्तियों के विभाजन को लेकर कोई विवादास्पद स्थिति उत्पन्न न हो, उसे रिजल्व करने के लिए न्यायालयी प्राधिकारिता की आवश्यकता होती है। अब जाहिर सी बात है, फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिवीजन ऑफ पावर से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उनको बड़ी क्लैरिटी के साथ, सुस्पष्टता के साथ मेंशन किया गया होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी डिवीजन ऑफ पावर को लेकर सेंटर और स्टेट्स के बीच में आप इस संभावना को नकार नहीं सकते कि आगे कभी विवाद होगा ही नहीं। विवाद हो सकता है, और मान लीजिए अगर कभी विवाद हो गया, मतलब पहली बात, डिवीजन ऑफ पावर से संबंधित बातें लिखित संविधान के माध्यम से फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर सुस्पष्टता से प्रदर्शित किया गया होता है। फिर भी मान लो सेंटर अड़ जाए कि नहीं, जो आपको दिख रहा है वो ऐसा नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा है। राज्य कहे कि नहीं, जो आपको दिख रहा है वास्तव में वो ऐसा नहीं है, जैसा हम बता रहे हैं ये वैसा होगा। तो ऐसे में कोई तो एक थर्ड बॉडी चाहिए, थर्ड पार्टी चाहिए, जो इस बात का निर्धारण कर सके कि नहीं भाई, जो जैसा दिख रहा है उसका मतलब ऐसा होगा, तुम्हारे या इसके कहने के अनुसार नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए चूंकि संघात्मकता में मूल रूप से डिवीजन ऑफ पावर को ही प्रेफरेंस दिया गया है, और डिवीजन ऑफ पावर को लेकर कहीं से कोई समस्या ना आए, इसके लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान किया गया है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो यहां न्यायालयी प्राधिकारिता का मतलब हुआ कि न्यायालय के पास 2 तरह की अथॉरिटी होगी। फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में न्यायालय के पास 2 प्रकार की प्राधिकारिताएं होंगी। दो प्रकार की प्राधिकारिताएं होंगी। कौन कौन? पहला, संविधान के प्रावधानों के विश्लेषण से संबंधित, है ना, मीन्स द अथॉरिटी रिलेटेड टू
इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, राइट, संविधान के प्रावधानों के विश्लेषण से संबंधित, यानी संविधान के प्रावधानों का जो विश्लेषण न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा वही विश्लेषण संघ और उसकी इकाइयों को मानना होगा। यानी न्यायालय के द्वारा पेश किया गया विश्लेषण अंतिम व बाध्यकारी होगा। कहने का मतलब कि संविधान का विश्लेषण करने का अधिकार न्यायालय के पास होगा। क्लियर है? क्यों किया जाता है? डिवीजन ऑफ पावर को सुनियोजित तरीके से सुनिश्चित किया जा सके या डिवीजन ऑफ पावर के कंसेप्ट का कोई उल्लंघन न कर सके, ये मकसद है। दूसरा मकसद क्या है? दूसरा, सेंटर व स्टेट्स के बीच अगर कोई विवाद होता है ना, तो उन विवादों की मध्यस्थता का अधिकार, उन विवादों की मध्यस्थता करने की प्राधिकारिता केंद्र व राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की मध्यस्थता की प्राधिकारिता। अब यहां केंद्र व राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की मध्यस्थता की प्राधिकारिता का मतलब यह नहीं कि केवल सेंटर और स्टेट के बीच अगर विवाद हो तो वहीं तक मध्यस्थता की प्राधिकारिता सीमित है। नहीं, अगर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य भी विवाद हो तो उसका भी एक तरह से आर्बिट्रेशन का जो दायित्व होगा वो न्यायालय पे होगा, है ना। और अगेन ये सारी चीजें क्यों की जाती है? ये सारी चीजें इसीलिए की जाती है ताकि फेडरेशन स्मूथली अपना काम करते रहे। शक्ति विभाजन को लेकर कभी भी केंद्र व राज्य एक दूसरे के आमने सामने न आए, क्योंकि अगर आ जाएंगे तो फिर राज्य व्यवस्था के संचालन में गतिरोध उत्पन्न होगा, डेडलॉक्स क्रिएट होंगे, है ना। तो लास्ट पॉइंट आप मेंशन करेंगे। अब यहां पर अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो वही संविधान के विश्लेषणकर्ता के रूप में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को कंसीडर किया गया है। और सेंटर स्टेट के बीच अगर कोई डिस्प्यूट एराइज होता है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उन विवादों का मुख्य निपटाराकर्ता के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रेखांकित किया गया है, चिन्हित किया गया है। इट्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज द सोल आर्बिट्रेटर ऑफ disputes. What sorts of disputes? That type of disputes which are taking place either between the center and states or amongst two or more states. Okay. When it comes to the power to interpret the constitutional provisions, it is vested in both the Supreme Court as well as the High Courts, because they combinedly constitute the higher judiciary in Indian judicial system, or you can say under Indian constitutional scheme. Here you are not required to crack these examples concerning your PSI or optional paper. उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिकली हम लोग कोई इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में तो पढ़ नहीं रहे हैं। लिखिए, पांचवा, न्यायालयी प्राधिकारिता। यूं तो टेक डाउन प्लीज, यूं तो संघात्मक राजनीतिक प्रणालियों के अंदर लिखित संविधान के माध्यम से शक्तियों के बंटवारे से संबंधित सुस्पष्ट व्यवस्था की गई होती है। बावजूद इसके
बावजूद इसके भविष्य में शक्ति विभाजन से संबंधित उत्पन्न होने वाले विवाद को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। भविष्य की इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए, भविष्य की इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए, भविष्य की इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए संघात्मक शासनिक प्रणालियों के तहत, संघात्मक शासनिक प्रणालियों के तहत न्यायालयी प्राधिकारिता का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, न्यायालयी प्राधिकारिता का प्रावधान किया जाता है। यहां न्यायालयी प्राधिकारिता का अभिप्राय दो संदर्भों से जोड़ा जाता है। पहला संविधान के प्रावधानों के विश्लेषण का दायित्व, संविधान के प्रावधानों के विश्लेषण का दायित्व, विश्लेषण का दायित्व केवल न्यायपालिका के पास होगा, विधायिका अथवा कार्यपालिका के पास नहीं। ठीक है, संविधान के प्रावधानों के विश्लेषण का दायित्व केवल न्यायपालिका के पास होगा, विधायिका अथवा कार्यपालिका के पास नहीं। कहने का तात्पर्य है कि न्यायपालिका के द्वारा संविधान के किसी प्रावधान का जो भी विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा वह सभी के लिए अंतिम रूप से मान्य होगा, वह सभी के लिए अंतिम रूप से मान्य होगा। दूसरा केंद्र तथा राज्यों यानी संघ तथा उसकी इकाइयां या फिर संघ तथा उसकी इकाइयां या फिर दो या दो से अधिक इकाइयों के मध्य शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में, शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उन विवादों का निपटारा न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। और इस संदर्भ में न्यायालय का निर्णय संबंधित पक्षकारों पर बाध्य होगा। मीन्स द पार्टीज इन डिस्प्यूट, संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा, संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने संघात्मक शासन प्रणालियों के अंदर पाई जाने वाली जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिसके आधार पर संघात्मकता के द्वारा विकेंद्रीयकरण को अपनाया जाता है शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में, उन सारे फीचर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अगली क्लास में यहीं से आगे हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
थैंक यू सो मच।